हैलोवीन ये वो फेस्टिवल है जो कि फॉरेन में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बच्चे कैंडी लेने के लिए घर घर में जाते हैं। पर क्या होगा अगर मैं तो बताऊं, हैलोवीन के वक्त एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें एक ऐसे बीइंग का जन्म हो जाता है जो कि लोग की ज़िंदगी को फाड़ने लगे। तो पंपकिन नाइट। ये गाइस इट्स मिलियन। तो गाइस आज हम जिस मांगा को कवर करने वाले हैं उसको ब्रूटलिटी के लिए RX रैंक मिली रखी है। इसमें इतना ज्यादा ब्रूटली लोग को मारा गया है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो अगर तुम्हें फुल ऑफ घूर मांगा काफी ज्यादा पसंद है तो इसके लिए तैयार हो जाओ। सो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। पंपकिन नाइट द बिगिनिंग। तो कहानी की स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम था आयशा, जो कि फोन में सोशल मीडिया देख रही होती है। अचानक उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसको एक बंदे ने फॉलो किया था और जिसका आईडी था पंपकिन नाइट। वो लड़की सोच रही थी कि शायद ये कोई स्ट्रेंजर होगा और उसका PFP जब वो चेक करता है उसमें काफी ज्यादा क्रीपी फोटो डाला गया था जिसमें एक बंदे ने अपने सर में एक पंपकिन को लगाया था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हंसती है क्योंकि वो सोच रही थी कि अभी तो हैलोवीन आया भी नहीं है, पर फिर भी इसने ऐसा क्यों लुक बनाया है। और बिना कुछ से सोचे वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसी वक्त उसके पास एक DM आता है जिसमें लिखा था अब तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का। उसे देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है कि भाई ये कौन है जो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और उसी वक्त उसके दरवाजे में धक धक होती है। वो सोच रही थी कि बहन ये वही तो नहीं। वो अपनी विंडो से चेक करती है कि आखिर वहाँ पर कौन आया है और वहाँ पर वो देखता है एक डिलीवरी मैन को। और वो शांत होकर जब उस दरवाजे को खोलता है अचानक वो डिलीवरी मैन उसके कंधे में गिर जाता है और भाई हमें पता चलता है कि उसे किसी ने पीछे से सर में अटैक किया था जिसमें उसकी सर ही फट चुकी थी और वो था पंपकिन नाइट। उसे देखकर उसकी तो जैसे गाल फट चुके थे। उसी वक्त वो उससे सीधा अटैक करता है, पर उसी वक्त आयशा दरवाजे को बंद कर लेता है। बिना किसी वक्त घुमाए वो फोन करने की कोशिश करता है पुलिस को या फिर अपने पेरेंट्स को, जो कि वो बाहर गए थे। अब पुलिस को फोन करने से बदले वो अपने दोस्त को फोन करता है और उस फोन में वो लड़का कहता है कि नाउ को कुरिनो हैज एस्केप। हाँ ये वही है जिसको मेल्टर हॉस्पिटल में रखा गया था, हमारा क्लासमेट। उसने वही दिन सारे पेशेंट और नर्स को उस हॉस्पिटल में मार दिया। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सुनकर। वो कहता है कि अगर तुम विश्वास नहीं हो रहा तो तुम न्यूज देख सकते हो, नाउ को कुरिनो हैज एस्केप्ड। और ये वही बंदी है जिसको हमने स्कूल डेज में काफी ज्यादा बोली किया था। और उससे पहले वो अपना कंडीशन उसे बोलता, पीछे से वहाँ पर पंपकिन नाइट आके उसके पेट में चाकू घुसा देता है और वह संभालने की कोशिश करता है कि उससे पहले वह नाइट आके उसकी आंखें को चीर के निकाल देता है। उसे देखकर तो उसकी काफी ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो बच के वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और जाते जाते वो भाग रहा था। उसके हाथ में आयशा का फोन था। वो उससे काफी ज्यादा कंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि आयशा अभी अपनी हालत में नहीं थी बोलने की। वो भागने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि नहीं अब और नहीं, इतना काफी है। कि तभी वो गाड़ी के बीच में आ जाती है और उस टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसके एक्सीडेंट में पूरी बॉडी ही फट जाती है और उसके ऑर्गन्स बाहर निकले हुए थे। पंपकिन नाइट आयशा के फोन लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो लड़का कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे अपना कंडीशन क्यों नहीं बता रहे। तभी पंपकिन नाइट कहता है अब कोई फायदा नहीं, वो लड़की मर चुकी है और अब तुम्हारी बारी। अब दूसरे दिन डेथ सेरेमनी होती है जिसमें उस लड़के के सारे फ्रेंड्स आए थे जो कि उस लड़की को बुली करने में इन्वॉल्व थे। एक का नाम था काजुया, इस लड़की की नाम थी साकी और उस बंदे का नाम था आराधा। और उसी वक्त वहाँ पर एक उसका दोस्त आता है जिसका नाम था नारुतो। तुम्हें क्या लगा था नारुतो टाइम स्पेस में क्या थे, पर असल में वो यहाँ पर है। जोक सपाट। अब काजुया उन्हें सारी बात बताता है कि उस लड़की को मरने से पहले वो नाओको से मिला था। और ये बात सुन के वो लड़की कहती है कि नाओको, हाँ वो तो काफी ज्यादा ही डिस्गस्टिंग लड़की थी और वो बुली हुई क्योंकि ही डिजर्व इट। पर पहले से तो वो चेंज हुई होगी ना, क्या गारंटी है कि उसी ने उसकी मर्डर की है, क्या पता कोई दूसरा बंदा होगा। वो कहता है कि अभी भी उसकी बोली बिल्कुल चेंज नहीं है। उसकी एक्टिंग जैसे वो बोल रही थी बिल्कुल एक बच्चे जैसे है जैसे वो पास्ट में था। पर अभी भी साकी के पास डाउट था कि वो शायद ना भी हो सकती है। उसी वक्त नारुतो कहता है कि हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें पहले ही मार देंगे और उसे दिखाएंगे कि शायद उसने सुसाइड किया है जिससे हम लोग की जान बच सकती है। वो लोग जब ये जोर से चिल्ला के बोल रही थी उसी वक्त वहाँ पर हेड आ जाता है
और वो उनकी बातें सुन लेता है। साकी गेम का बहाना बनाकर वहाँ पर चुप हो जाती है और उसके बाद वो हेड भी उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो लोग सोच रहे थे कि हमें उसे मारना होगा। वो लड़की घबरा जाती है ये सुनकर कि हमें मर्डर करना होगा, तो नारुतो कह रहा है कि इस चीज को लड़के को हैंडल करने दो। और फिर वो लोग काजुया का फोन लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम आयशा से उसने ही कांटेक्ट किया था। उन्हें पता लगता है कि एक बंदे ने उसे फॉलो किया था और ये वो बंदा था जिसको सभी लोगों ने उसी दिन फॉलो किया था, मतलब कि पंपकिन नाइट को सभी लोगों ने फॉलो किया था। वो लोग इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि यार ये तो हैलोवीन का वक्त भी नहीं है, पर फिर भी ये मास्क लगा के वो बंदा कैसे खड़ा है। उसी वक्त साकी कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं, उस मास्क की वजह से तो वो पागल हुई थी। मुझे गारंटी हो गया कि ये साकी है। अब मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। वो काफी ज्यादा ही घबराने लगती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे खुद पता नहीं और वो उसी वक्त भाग जाती है। वो लोग इसे देखकर उसका पीछा करना चाहते थे, इसलिए वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। बीच में साकी सोच रहे थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंत ऐसे नहीं होगा, मैं अभी मरना नहीं चाहता। जब वो जोर जोर से ये बोल रही थी उसी वक्त पीछे हेड आ जाता है उनके स्कूल का। वो कहता है कि आसुमी की डेथ देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि वो कोई एक्सीडेंट था। मुझे लग रहा है कि वो जानबूझ के किया गया है। और ये उससे पहले कुछ बोलता है इसके आगे। साकी जब उस हेड को अपने आंखों से आंखों मिलाने वाला था, वो देखती है कि हेड के पीछे से किसी ने उसके सर में चाकू घुसा दिया और इतना ब्रूटली घिसाया था कि तुम बात ही छोड़ दो। इसे देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने आप को संभाल के भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही पंपकिन नाइट उसके नाक को फोड़ देता है। ये करने के बाद साकी काफी ज्यादा ही रोने लगती है। तो पंपकिन नाइट कहता है कि तुम्हें रोने का समय जरूर मिलेगा, पर इससे पहले, और वो उस पे अटैक करता है और उसकी वो शकल को फाड़ देता है। दूसरी तरफ नारुतो साकी को ढूंढ रहा था कि तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसने पास्ट में शायद नारुतो को डेट किया था, पर अभी वो लोग बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं थे और वो रिलेशन उसका कुछ रखना भी नहीं चाहता था। पर वो लड़की कहती है कि जो आसुमी मरी थी वो तुम्हारी ही दोस्त थी ना, तुम्हारी क्लासमेट। ये सुनकर नारुतो काफी ज्यादा ही हैरान परेशान हो जाते कि भाई इससे ये कैसे पता चला। वह तभी पर वहां पर सायरन बजता है जिसे देखकर सभी लोग भाग जाते हैं और दूसरी तरफ पंपकिन नाइट साकी को ठिकाने लगा रहा था। सब लोग बाहर निकल जाते हैं और वहां पर सभी लोग साकी को ढूंढ रहे थे। अचानक काजुया की नजर बिल्डिंग के टेरिस में जाती है जहाँ पर पंपकिन नाइट उसे बाय बाय बोल रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि अगर वो यहाँ है इसका मतलब साकी की जान खतरे में हो सकती है। पर आराधा कहता है कि शायद वो घर चली गई होगी। और वो लोग जब टैक्सी से जा रहे थे पंपकिन नाइट ऊपर पे सोच रहा था कि ओह मुझे अभी शायद बाय बाय नहीं बोलना चाहिए। और उसी वक्त एक बंदे को लटका देता है जिसकी हालत तो देख मेरी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे उसने इतनी ब्रूटली मारा था कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई लड़की है। मैं ये बोल भी नहीं सकता कि भाई इसने ये क्या हालत बना के इसे रखी है। उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग टैक्सी से भागने की कोशिश करते हैं। और जब वो लोग फाइनली टैक्सी में जाके वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे पंपकिन नाइट उससे चेज करने लगता है और वो एक रॉड लेकर सीधा उस गाड़ी के आगे प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से उस टैक्सी का आईना फूट जाता है और वहीं पर उस गाड़ी को रोकना पड़ता है। वो अपनी बैलेंस खो देती है और उस टैक्सी ड्राइवर पर वो सीधा एक रॉड से अटैक करता है, जिसमें उसकी इतनी ब्रूटली डेथ होती है कि जिसे देख वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उन लोगों की एक्सीडेंट हो गई थी इसलिए वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि साकी बिल्कुल भी मरी नहीं थी। उसने उसे आसुमी की कैसेट के ऊपर ही रख दिया था और वो जिंदा थी, पर उसके हाथ बंधे हुए थे, उसकी शरीर बंधी हुई थी, उसके मुंह में टेप था तो वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। देख के वो सोच रहे थे कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी वो शायद जिंदा होगी और वो लोग उसे जिंदा ही जला देते हैं। इसे देखकर पीछे से पंपकिन नाव को काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वहां पर दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो लोग पूछते हैं कि तुमने ये महीने में ये पंपकिन जैसा मास्क क्यों लगाया है। उसके आगे वो कुछ बोलता, उससे पहले नाव को उस पर अटैक करता है, जिसमें उसकी ब्रूटली जान चली जाती है। उसे देखकर वो जब भागने की कोशिश करता है दूसरा पुलिसमैन, तभी उसकी भी वो हालत खराब कर देता है। और जब साकी को उसने आग में जलाया था वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे आग से निकाल देते हैं और बहन
ये अभी तक जिंदा है। वो कहती है कि हेल्प मी, और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर नारुतो और काजुया आराधा भी आते हैं जिसकी हालत पहले से ही खराब थी। और फिर वो लोग सोच रहे थे कि शायद इसको हमें पुलिस को जरूर बताना चाहिए ताकि इस केस से हम जल्दी से जल्दी बच सके कि हमने पास में किसी को बुली किया था जो हमारे अभी जान में अड़ा है, वो हमारी जान लेना चाहते हैं, हमें ये बता देना चाहिए। दूसरी तरफ भाई, मैं क्या बोलूं, दूसरी तरफ क्या होता है कि साकी का ऑपरेशन हो रहा था जो कि अभी तक जिंदा थी और वो लोग उसकी ऑपरेशन करने वाली थी जान बचाने के लिए। पर तभी वहां पर पंपकिन नाइट वहां पर चिमनी से आ जाता है जो कि आते ही एक डॉक्टर को मार देता है। वहां पर काफी ज्यादा नाइफ रखे थे जिससे वो सबकी जान ले रही थी और इंजेक्शन की वजह से उनकी जान वो आराम से ले लेता है। अचानक वहां से वो कटर उठाता है जिससे वो डॉक्टर की शक्ल चीरने लगता है। और इसका पैनल तुम देखो भाई, मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता कि यहाँ पर उसने क्या किया है। और उसके बाद वो क्या करता है कि एक वायर को उठाता है जिसके वो कटर से वायर को काटता है और सीधा साकी को सौंप मारता है जिससे वो जोर जोर से चीख रहा था। उसकी आवाज सब लोगों ने सुन ली थी और उसी वक्त उस लोग सीधा बिना कुछ सोचे उसके अंदर जाते हैं और वो लोग साकी की शक्ल देखते हैं जो कि काफी ज्यादा भद्दी थी। तुम देखो कि इसका पास में कैसी शक्ल थी और अभी ये कैसी दिख रही है। तुम समझ सकते हो उसने उसकी कैसी हालत की हो, पर वो अभी भी जिंदा थे। तुम समझ सकते हो कि इस बंदी के पास कैसे जीने की जज्बा है। उस बेड के नीचे एक पंपकिन नाइट का मास्क रखा था और हमें डिटेक्टिव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें एक कल्प्रेट मिला था जो कि था एक पंपकिन का मास्क। और वहाँ पर उन्हें एक लड़की के कपड़े नीचे गिरी हुई मिलती है जिसमें उसके सारे कपड़े थे। एक डॉक्टर कहता है कि एक चीज काफी ज्यादा अजीब है, टोटल हमारे पास 8 डॉक्टर थे पर वहाँ पर डेड बॉडी टोटल 9 थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, तुमने भी यही सोच रहे होगे ना कि आखिर वहाँ पर 9 बॉडी कैसी है। तुमको बताता हूँ। काजुया साकी के रूम में अकेले बैठा था और हमें तब पता चलता है कि भाई ये साकी है ही नहीं, असल में ये काजुया ही है। और पास में जब उसकी शक्ल बिगड़ गई थी उसने अपनी शक्ल खुद मशीन से चीरा था। उसने अपने शरीर की भी काफी ज्यादा ब्रूटल हालत पहले से ही कर रखी थी। और ये जो बॉडी तुम देख रहे हो इसका, ये इसकी ट्रू सेल्फ है। तो नाओको से है वो काजुया को अकेले देख कर उस पर अटैक करना चाह रहा था कि तभी वो काजुया बोलता है नाओको। उसे देखकर ही, उसे सुनकर ही नाओको काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो कहता है कि नहीं रुको, तुम क्या देख रहे हो। और हमें फाइनली एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काजुया जो है वो नाओको को ढूंढ रही थी और वो थी साइंस लैबोरेटरी में जो कि उसकी फेवरेट जगह थी। वो कहती है कि तुम मुझे हैलोवीन क्वीन का रोल क्यों दे रहे हो, मुझे ये रोल नहीं करना, वो जरूर ट्रैप है, तुम मुझे ट्रैप में फंसाना चाहते हो ना। वो कहता है कि तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए क्योंकि तो क्लास की सबसे ज्यादा प्रीटीएस्ट लड़की को ये रोल मिलता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एक खुश हो जाती है। काजुया सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी हो चुकी है पर ये काफी ज्यादा अजीब लड़की है, ये हमारे क्लास में सबसे ज्यादा अजीब लड़की है, इसलिए वो काफी ज्यादा बुली होती है। वो काफी ज्यादा क्यूट हो सकती थी अगर वो हमारे जैसा बिहेव करती। नाओ को काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, वो इसलिए सीधा वो काजुया को किस करता है और वहाँ पर वो कहता है कि ये थैंक यू के रूप में तुम ले सकते हो। काजुया मन में सोच रहा था कि ये जैसे भी लोगों से सोचे पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। झूठे, असल में वो सच में एक ट्रैप था। उन्होंने उसकी शक्ल जला दी थी। ये सोची कि वो सीधा बाहर जा रहा था। उसी वक्त वो नाओको को देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी वक्त चिल्लाती है नाओको। उसे सुनकर वो लड़की सीधा पीछे भागने लगती है और वो सीधा डिटेक्टिव के पास जाके वहीं पर खड़ा हो जाता है। हमें पता चलती है कि ये नाओको है ही नहीं, वो कोई दूसरी लड़की है और हमें पता चलता है कि ये डिटेक्टिव का ही प्लान था। असल में जब उन्होंने सभी लड़की को देखा था जो कि कल्प्रिट थे, उनमें से ये काजुया उससे काफी ज्यादा सॉफ्ट लगा था, इसलिए उन्होंने तुम्हें चुना। ये ड्राइवर की जब मौत हुई थी उसी वक्त उनकी पेशेंट तुम ही थे ना। दूसरी तरफ साकी से मिलने उनके पापा मम्मी आए थे जो कि उसकी मम्मी कहती है कि मेरी बेटी, ये इन लोगों ने क्या हालत उनकी बना के रखी है, ये हॉस्पिटल कितना ज्यादा बकवास है, मेरी बेटी को मैं एक दूसरी जगह ले जाऊंगा। उनकी बकबक सुन के नाओको को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अचानक उड़ जाता है और वो सीधा उन पर अटैक करता है। और फिर काजुया को वो लोग फोटो एनालाइज करने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग सारे फोटो को एनालाइज कर रहे थे। उसी बीच में वो साकी की फोटो देखता है और वो कहता है कि क्या ये साकी की फोटो है,
और वे लोग सीधा उसके पीछे भागने शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें नाओको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे देख कर कहती है कि अरे तुम साकी नहीं हो, तुम जरूर वही लड़की हो जिसको वो लोग नाओको बोलते हैं, जो लोग काफी ज्यादा ही बकवास है। तुम बुली होना डिजर्व करते थे, जो शकल उन लोगों ने तुम्हारा जलाया था, यू डिजर्व इट। ये सुनकर वो काफी ज्यादा पागल हो जाती है। वो सीधा इंजेक्शन लेती है और उसके मुंह में मारता है। उसी वक्त उसकी हालत खराब हो जाती है और उन लोगों को नाव को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब हमें पता चलता है कि शकल कैसे जली थी। असल में उन्होंने एक रोल उसे दिया था हैलोवीन क्वीन का, और जो रोल नाओको को मिला गया था उसमें बोला गया था कि जो मार्क्स को लगाएगा वो द बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर बन जाएगा। पर वो सब एक ट्रैप था। जब नाओको उस मार्क्स को लगाती है तो उसके मार्क्स के अंदर फायर क्रैकर रखा गया था। उसी वक्त वो फट जाता है और ये रिजल्ट था उसकी शक्ल ऐसे होने का। ये सारी बातें वो डिटेक्टिव को बोल रहा था। वो ना चाहते हुए भी ये केस को उससे लेना पड़ता क्योंकि भले उन्होंने उसको बुलू किया था पर ये लॉ के अगेंस्ट था कि तुम लोगों को मार ही। और जब वो लोग हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर आग का सायरन बजता है और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। उन्हें बीच नाओको और कात्सुया एक साथ मिलते हैं। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाली, मैं तुम्हें आखिर के लिए बचा रहा हूँ। और फिर काजुया उसके साथ चला जाता है। कात्सुया उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोगों से गलती हो गई, अब हमें तुम माफ कर दो। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी शक्ल फायर क्रैकर्स की वजह से ऐसे हुई थी? असल में जो मार्क्स तुम लोगों ने मुझे लगाया था वो ऑर्गेनाइज ही था, अगर वो मेरे सर में फिट होता तो फट जाता। वो कहता है कि पर तुमने ये दूसरे को क्यों नहीं बताया? वो कहती है कि मैंने इसे अडल्ट को बताने की कोशिश की पर उन्होंने ये बात इग्नोर कर लिया। तब मैंने सोचा खुद लड़ने का, और अब मैं नहीं रुकने वाली जब तक मैं तुम लोगों को खत्म नहीं कर देती। और वो वहीं पर सीधा वहां से चली जाती है। वॉल्यूम 2। तो सभी लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि जो हॉस्पिटल में थी वो साकी नहीं थी बल्कि नाओको थी, और उसने साकी के पेरेंट्स को भी मार दिया था। और वो सबको भी ये बात पता लग जाता है कि नाओको उस बंदे को ढूंढ रही है जिसने नाओको के साथ पंपकिन प्रैंक किया था। तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन सी प्रैंक की बात चल रही है। अब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि देखो अभी के वक्त में ये रिवन नाओको पर पूरी तरीके से शूट कर रहा था। वो लड़की भी कहती कि हाँ इट वाज शूटिंग हर, और वो इयररिंग्स भी उस पर काफी ज्यादा शूट कर रहे थे। पर सेकेंड ईयर के फील्ड के वक्त उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी जाती है, वो भी बुली करके। नो डाउट द बुलियर आर सो मेनी। तुमने इसमें काफी चीज नोटिस किया होगा। पहला इसके बाल काट दी गई है और दूसरा उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। और एक बात तुमने नोटिस किया होगा कि इतना बुरी हालत होने के बाद भी उसने रिबन को पहले ही लगा के रखा। और सबको पता लग जाता है कि नाओको ही है जो कि सभी बुलियर्स को ठिकाने लगा रही है। और जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था पंपकिन वाला, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। दूसरी तरफ नारुतो पागल हो रहा था ये सोचकर कि क्या होगा अगर मेरा नाम उस पर मेंशन हुआ तो। पर जब वो न्यूज़पेपर चेक करता है वहाँ पर बिल्कुल उसका नाम मेंशन नहीं था। ये सोचकर जब वो अपनी सांस में सांस से भर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उससे ब्लैकमेल करने लगती है। ये वही लड़की है जो कि पास्ट में नारुतो के साथ डेट में जा चुका था। वो कहती है कि नारुतो मुझे पता है कि तुम भी उसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। पर नारुतो अनजान बनने की कोशिश करता है, पर वो लड़की कहती है कि मैं भी वही थी जब वो हैलोवीन के दिन वो इंसिडेंट हुआ था। आई हैव द पंपकिन मार्क्स। वो कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें देखा था जब तुम पंपकिन मार्क्स में कुछ छिपा रहे थे, और उसी मार्क्स जब नाओको ने पहना था तभी वो ब्लास्ट हो गया था। और मैंने तुम्हें ये भी नोटिस किया था कि तुम अपने दोस्त को हाई फाई दे रहे थे, मतलब कि तुम भी इस इंसिडेंट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। पर आप चिंता मत करो क्योंकि मैं आपको बचा लूंगा। ये बोलते वक्त वो उस पर काफी ज्यादा एक्शन लेता है। वो सीधा नारुतो को किस कर लेता है और उसके ऊपर और एक्शन लेने की कोशिश करता है कि तभी नाओको वहाँ पर सीधा आकर उसके चेस्ट पर सीधा अटैक कर देता है और सीधा वो उसे ऊपर ले जा रहा था। उसे देखकर नारुतो की गांड के हाथ में आ जाती है। वो उसे सॉरी कहने लगता है कि सॉरी इट वाज जस्ट अ प्रैंक, मैंने कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं की, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। जब उसका नजर उस लड़की के पड़ता तभी नारुतो सोचता है कि ये तो सिर्फ एक लड़की है, ये मुझे क्या ही कर पाएगी। और उसके ऊपर जब वो पंच करने की कोशिश करता है तभी नाओको उसे देख लेते हैं, तभी वो चाकू निकाल कर उसकी हाथ को ही काट देती है और सीधा उसके ऊपर एक जोर से काफी बड़ा पत्थर सीधा सर पे मारता है, जिसकी वजह से नारुतो की सर ही फट जाती है। और नाओको सीधा नारुतो उस लड़की को अपने कैद में कर लेता है। उस लड़की को नीचे पटक देता है और नारुतो को हाथ बांधकर उसे गर्दन में भी एक पतली सी वायर लगा देता है ताकि दरवाजा जब खुले उसकी गर्दन ही उड़ जाए। वो दोनों को काफी ज्यादा तड़पा रहा था और नारुतो को तो एकदम हालत खराब हो गई थी।
वो दोनों चाह कर भी कुछ नाव को सीधा स्ट्रीम करना शुरू कर देते हैं और वो वीडियो सीधा सबके तरफ जाती है। दूसरी तरफ जहाँ पर काजुया और अराता वेट कर रहे थे नारुतो का, उसके पास सीधा नारुतो की वीडियो आती है जहाँ पर नाव को स्ट्रीम कर रही थी और वो नारुतो को कैद कर रहा था। उसे देखकर काजुया काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है कि अब नारुतो की भी हालत खराब होने वाली है, उसकी भी खेल खत्म होने वाली है। ये स्ट्रीम काजुया ही नहीं बल्कि सभी लोग देखते हैं जो कि उसकी क्लास में थे। नारुतो का रियल मकसद था कि वो सबके आगे नारुतो को कबूल कराए कि उसने ये काम क्यों किया और कैसे किया, और इसने किया या नहीं, वो सबको यही बात कबूल करवाना चाहता था। और नारुतो को कहते कि तुम लोग जानने चाहते हो ना कि आखिर नारुतो यहाँ क्यों है और तुम इन दोनों को यहाँ क्यों देख रहे हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो उस इंसिडेंट के बारे में सबके साथ बात करता है कि तुम्हें पता है जो पंपकिन मास्क तुम लोगों ने मुझे दिया था उसमें क्या मिलाया था। सबका ध्यान उसी के ऊपर था। उधर उस लड़की की फट के हाथ में आ गई थी। वो लड़की सीधा नारुतो के पास आने की कोशिश करता है पर नारुतो उससे दूर दूर से धक्का दे रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि वो बिल्कुल उसके पास आए। पर एक बात है कि नारुतो के पीछे जो हाथ में रस्सी बंधा था उसे वो आराम से खोल सकता था थोड़े वक्त बस उसे चाहिए था। उसके बाद वो रस्सी आराम से खोल सकता था, इसलिए वो सिर्फ टाइम निकालना चाहता था। और उसके बाद वो सीधा नारुतो से पूछने लगता है कि बताओ, सबको बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। आखिर में फाइनली नारुतो भी कबूल कर लेता है कि हाँ, उस मार्क्स के इंसिडेंट में मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। वो मार्क्स के अंदर मैंने ही कुछ मिलाया था और वो कुछ क्या था पता है, वो था सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने साइंस लैब में जाके सल्फ्यूरिक एसिड को लिया था और उसके बाद मैंने ये सेट किया कि जब वो थोड़ा सा भी किसी से टच हुए तभी वो सीधा फट जाए। जब नाव को उसको सिर्फ हल्का सा टच करता है तभी उस केमिकल है वो सीधा रिएक्ट होकर उसका सर फाड़ देता है और उसके बाद नाव की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा पागल हो रहे थे नारुतो के ऊपर। वो सोच रहे थे कि आखिर नारुतो ऐसा कर कैसे सकता है, ये कितना ज्यादा ब्रूटल हरकत उसने किया था। पर नारुतो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी बदसूरत शक्ल कभी देखने नहीं चाहते थे। ये सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। काजुया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा था और वो सीधा अराता से पूछता है कि आखिर बताओ मुझे, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे लिया, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की थी। तो अराता सीधा उसे पकड़ के कहता है कि बस हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम उसे बुली करना चाहते थे, असल में हमने इसलिए किया क्योंकि इट वाज फन। हम लोगों को काफी ज्यादा मजा आता था ऐसा करने के लिए। और वो लोग सीधा नारुतो की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जो कि अपनी जान की भीख मांग रहा था ताकि वो सिर्फ अपनी रस्सी को खोल के बाहर निकल सके। वो जोर जोर से अपनी जान की भीख मांग रहा था पर तभी वो उस लड़की को उसके सामने सर में चाकू घुसा देता है। वो सीधा चाकू उसके सर के आर पार हो जाती है। उसे देखकर तो नारुतो की और हालत खराब हो जाती है। वो कहती है कि मदर यू आर जस्ट अ फक, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा कि कैसे, तुम सिर्फ एक फकिंग मर्डरर हो। और नारुतो फिर से कहने लगता है कि तुमने जो बोला मैंने वही किया, अब मुझे जाने दो, मुझे फॉरगिव करो, मुझे माफ करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो नारुतो कहती है कि मैंने तुम लोगों से भी जान की भीख मांगी थी, मैंने तुम लोगों को कितना ज़्यादा बोला था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे तरपाया, मुझे टॉर्चर किया और ऐसा ही मैं तुम लोगों के साथ ही करने वाला हूँ। सिर्फ काजुया ही ऐसा था, मेरे ऊपर नजर रखता तो वो सिर्फ देखता था, वो उसके बारे में कुछ करने के बारे में कभी सोचता नहीं था। पर ये बात सुनकर नारुतो को कुछ रियलाइज होता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि नाओको और काजुया रिलेशनशिप में थे। इसी बात का फायदा उठा के नारुतो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या काजुया, तुम्हें लगता है काजुया अच्छा बंदा है? असल में जितना भी काम तो हमने वो तुम्हारे साथ किया उसमें काजुया उतना ही इन्वॉल्व था। काजुया ही चाहता था कि हम तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करें। ऐसा सुनने के बाद नाओको कहता है कि झूठ, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल होने नहीं वाला, काजुया ने ऐसा बिल्कुल कुछ किया नहीं था। पर नारुतो कहता है कि क्या तुम्हें पागल हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस आखिर वक्त में तुमसे झूठ बोलूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियलिटी ये है कि काजुया उतना ही इन्वॉल्व था जितना हम लोग इस काम में इन्वॉल्व थे। और तभी नारुतो का गर्दन का रस्सी सीधा खुल के वो सीधा नाओको के हाथ में बांध देता है। जब वो दरवाजा खुलता है तभी नाओको की हाथ कट जाती है। नारुतो काफी जोर जोर से तड़प रही थी, तभी वहां पर अराता आके उससे जोर से मुक्का मारता है, जिसके बाद उसकी बुरी हालत करना शुरू कर देता है। हमेशा की तरह काजुया सिर्फ उसे देख रहा था। नारुतो और अराता मिलकर नाओको को काफी ज्यादा ही पीट रहे थे, वो उसकी हालत खराब कर रही थी। काजुया मन में सोच रहा था कि इवन दो आई लव हर, मैं उसे कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं कभी आज तक उससे बचा नहीं पाया, मैंने कभी इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद भी नाओको को कभी बचाने के बारे में सोचता था पर कभी एक्शन नहीं ले पाए। पर इस बार नाओको को ऐसा वो नहीं देख पा रहा था। वो सीधा अराता को एक लात मारता, जिसके बाद अराता
और नारुतो एक साथ गिर जाता है। और ये पहली बार था कि नाओको को टॉर्चर रहा देख काजुया ने कुछ एक्शन लिया था। इसे देखने के बाद नाओको काफी ज्यादा ही खुश होता है कि पहली बार तुमने एक्शन लिया। और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते कि तभी वहाँ पर आराता और नारुतो आके दोनों को काफी ज्यादा पीड़ देते हैं। अब क्या होता है कि हमें एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक एरिया था जहाँ पर बिल्कुल आना अलाउड नहीं था रात में। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि कार को पूछता है कि भाई तुम इतनी रात को नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर जब वो दरवाजा खुलता है तो हमें पता लगता है कि वो मेयर था। सिक्योरिटी गार्ड की हालत खराब हो जाती है और वो मेयर कहता है कि मैं यहाँ आया, तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं यहाँ आया, तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा। जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम सब भूल जाओ कि मैं कभी यहाँ आया था। और एक ही बार में वो सीधा अपने दिमाग से सब कुछ मिटा चुका था। असल में ये यहाँ का मेयर है जो कि अपने पावर का सबसे ज़्यादा गलत यूज करता है, जो कि अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होल्ड करके सभी बंदे को मैनिपुलेट कर लेता है। इसकी सारी में सभी लोग चलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में ये यहाँ का मेयर है, इसलिए वो मनमानी करता है। और ये नारुतो का फादर है। उसने सिर्फ एक ही ऑर्डर में जितने सारे वीडियो थे नारुतो के खिलाफ वो सारे डिलीट कर देता है। हमें पुलिस स्टेशन का भी सीन दिखा जाता है जहाँ पर उसने ये कह दिया था कि ये केस को क्लोज किया जाए। और इवन एल्डर्स मान भी गए थे, पर इस बार वो डिटेक्टिव ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो इस टॉपिक के ऊपर और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं रुकने वाला, मैं इसे और तह तक जाने वाला हूँ। उस वैन में नाओको, काजुया और वो लड़की भी पड़ी हुई थी और वो लोग सीधा कंस्ट्रक्शन साइड में गए थे। अब क्या होता है कि वो लोग जब जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो कि 20 मीटर नीचे था। एविडेंस थे कि वो लोग इस एरिया में आए थे, वो सारे ही उसके पापा मिटा देते हैं। तुम खुद ही सोचो कि एक बॉस के पास कितनी ज्यादा पावर है। सबसे पहले वो उस लड़की को फेंकते हैं जो कि ऑलरेडी मरी हुई था। उसके बाद वो जब नाओको को फेंकने वाले थे तभी वो उसके पापा सीधा एक मशीन को लाते हैं, जिसके बाद वो दोनों को एक ही साथ फेंकने वाले थे। काजुया काफी ज्यादा डर जाता है। वो मन में सोच रहा था कि क्या यही वक्त है, क्या इसी जगह पर मेरी मौत होने वाली है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरी मौत यहाँ पर होगी और मेरी मौत इस लोग के साथ होगी। नो डाउट दे आर दी वर्स्ट क्रिएचर एवर एग्जिस्ट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी डेथ ऐसी हुई, पर नाओको ऐसा बिल्कुल मूड में नहीं थी। उससे पहले नारुतो के पापा उसे गिराते वो उससे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नारुतो कहती है कि नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा तुम बिल्कुल भूल ही जाओ, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। You don't know who I am Pumpkin Knight, जो कि इनविंसिबल है, she will never die। तुम लोग जितना बार भी मुझे मार दो मैं कभी मरने नहीं वाली, मैं जितने बार भी तुम्हें मारोगे मैं बार बार जन्म लेती रहूंगी। और ये बात वो जोर जोर से बोल रहा था, जिसे सुनकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती। ना वो कहती है कि मैं तुम लोगों की फाड़ के रख दूंगा। इसे सुनने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। और ये बात सुन के आराधा के तो गोटे गले में आ जाते हैं, पर तभी नारुतो पापा सीधा उन दोनों को नीचे एक साथ गिरा देते हैं। आखिर में वो लोग सोच रहे थे आई एम पम्पकिन नाइट, आई विल नेवर डाई। ये बात आराधा के दिमाग में बार बार आ रही थी। इवन नाओको को गिराने के बाद भी आराधा बिल्कुल शांत नहीं था, उसकी तो फटी पड़ी थी। वो मन में सोच रहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो अब फिर से नहीं आ सकती, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। पर तभी वो उसके सब ऊपर देखता है, तभी वहाँ पर नाओको फिर से उसे दिखाई देती है। ये देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर वहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका मांगा काफी ज्यादा अलग होने वाला है। तुम चाहो तो इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर तुम ना चाहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वेगामोंड का पार्ट जल्दी आने वाला, उसके लिए तुम लोग तैयार हो जाए। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तेरा साइड।